नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल कहानी पर बात करने वाले हैं, विजय माल्या। हाँ, एक ऐसा नाम जिसके मतलब बिल्कुल अलग-अलग हैं लोगों के लिए। बिल्कुल। एक तरफ तो किंग ऑफ गुड टाइम्स है ना, भारत की कामयाबी, ग्लैमर, उसका प्रतीक, और दूसरी तरफ एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी जिस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है बैंकों का। तो इसी पहेली को आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स वाले YouTube चैनल के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से कुछ जानकारी है जो इस पूरे मामले पर थोड़ी रोशनी डालती है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि कैसे भारत के इतने जाने माने उद्योगपति में से एक आज देश के सबसे ज्यादा वांटेड लोगों में से एक बन गए। सही बात है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यही है कि माल्या की ये दो पहचानें एकदम अलग। हाँ, एक वो पब्लिक ग्लैमरस छवि, और दूसरी एक भगोड़े की। मतलब कैसे एक ही व्यक्ति में ये दोनों पहलू समाये हैं। ये विरोधाभास ही कहानी का सार है शायद। सही कहा। अच्छा, उनके शुरुआत की बात करें तो उदय की बहुत तेजी से हुआ सब कुछ। सिर्फ 28 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभाला, यूनाइटेड ब्रूरीज। हाँ, यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। और फिर किंगफिशर बियर को तो उन्होंने वाकई एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हाँ, वो तो है। फिर 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की, वो भी एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और सिर्फ वही नहीं, फॉर्मूला 1 टीम भी खरीदी। उनका लक्ष्य साफ था, वो एक ग्लोबल साम्राज्य बनाना चाहते थे, एक इंडियन ग्लोबल ब्रांड। और उनकी वो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली पहचान, वो पार्टियां, प्राइवेट जेट, यॉट, महंगी गाड़ियां, दुनिया भर में घर, IPL टीम, ये सब क्या था? सिर्फ दिखावा? नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं कह सकते। ये एक सोची समझी व्यापार रणनीति भी थी। वो उस ब्रांड को जी रहे थे। अच्छा, मतलब ये सब बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? हाँ, काफी हद तक। वो किंगफिशर ब्रांड को सिर्फ बेच नहीं रहे थे, वो खुद किंगफिशर ब्रांड थे। वो उस लाइफस्टाइल को जी रहे थे जो वो बेचना चाहते थे। और देखिए, उस समय भारत बदल रहा था, उदारीकरण के बाद का दौर था। तो उनकी ये भव्य जीवन शैली कहीं ना कहीं उन आकांक्षाओं से मेल खाती थी। वो सिर्फ उत्पाद नहीं, एक आकांक्षा बेच रहे थे। हाँ, ये बात तो है। लेकिन फिर कहानी पलटी कहाँ से? मतलब पतन की शुरुआत कैसे हुई? पतन की शुरुआत हुई किंगफिशर एयरलाइंस से। ओके। उस पर कर्ज चढ़ता गया, बहुत भारी कर्ज। कितना? करीब 9,000 करोड़ रुपए, 17 भारतीय बैंकों का। हाँ, लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इतनी बड़ी रकम। और एयरलाइन इंडस्ट्री वैसे भी काफी मुश्किल बिजनेस है। कम मुनाफा, ज्यादा लागत। तो ये कर्ज बढ़ता गया और फिर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, ऑपरेशंस रुक गए। ओके। और उसके बाद मामला और बिगड़ा? हाँ, दबाव बढ़ता गया, कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। और फिर मार्च 2016 में इसी बढ़ते दबाव के बीच माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए, घोषित कर दिया। विलफुल डिफॉल्टर, मतलब जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला। बिल्कुल। और उनके देश छोड़ने से एक बड़ा कानूनी मामला शुरू हो गया। इसने भारत सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया। कैसे? इसी केस की वजह से, या यूं कहें कि इस केस ने एक तरह से उत्प्रेरक का काम किया भारत में एक नया कानून बनाने के लिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ओहो, तो ये कानून सीधे माल्या जैसे मामलों के लिए बना? हाँ, ये कानून खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बड़े वित्तीय अपराधों, मतलब हजारों करोड़ों के घोटालों या कर्जों के मुकदमों से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं। और माल्या इस कानून के तहत घोषित होने वाले शुरुआती लोगों में से थे? जी हाँ, बिल्कुल, शुरुआती लोगों में से एक। तो आज क्या स्थिति है? वो अभी भी ब्रिटेन में? हाँ, ब्रिटेन में ही है। भारत ने उनके प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध किया ब्रिटेन से। और ब्रिटेन की सरकार का क्या रुख रहा? प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2020 में तो ब्रिटेन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी प्रत्यर्पण की सहमति दे दी थी। लगा कि अब उनकी वापसी तय है। पर वो वापस तो नहीं आए। मामला फिर अटक गया। कहा गया कि कुछ गोपनीय कानूनी मुद्दे हैं जिनकी वजह से प्रत्यर्पण रुका हुआ है। गोपनीय कानूनी मुद्दे? ये क्या होते हैं? देखिए, ये सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया गया है कि वो मुद्दे क्या हैं। शायद शरण वगैरह से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, पर ये सब अटकलें हैं। तो असल में मामला अभी भी कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है, लटका हुआ है। और इस सब के बीच माल्या का वो बयान जो शायद उनकी किताब में भी है, मैं किंग ऑफ गुड टाइम्स हूं और रहूंगा। हाँ, ये बयान उनकी उस पहचान से, उस छवि से चिपके रहने की जिद को दिखाता है जो उन्होंने इतने सालों में बनाई थी। तो ये सब देखकर क्या लगता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार, उसकी गलतियों और उसके पतन की है? ये सवाल तो है।
क्या ये सिर्फ माल्या की कहानी है या फिर क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के खास दौर का भी प्रतीक है? मतलब कौन सा दौर? वो दौर जब शायद कर्ज आसानी से मिल रहा था, बड़े बड़े जोखिम लिए जा रहे थे, बैंक शायद उतने सख्त नहीं थे और महत्वाकांक्षाएं वो शायद हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सोचने वाली बात है। माल्या का भविष्य तो अभी अनिश्चित है, कानूनी लड़ाई जारी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं रोक